हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में गौरव ज्ञान धारा पर। साथियों, अपन पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशु पालन। जो पशु परिसर का जो एग्जाम होगा साथियों, उसमें बी पार्ट जो है उसके क्वेश्चन आएंगे 45 और लगभग अपन ने 60% से ऊपर जो है सिलेबस कवर कर लिया है। मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो जो डिजीज है, जो बीमारी का चैप्टर है, वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। 5-6 दिन, एक वीक मान लो उसमें लग सकता है। अलग अलग दे रखी है उसमें, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजुआ जनित, तो सब देखना पड़ेगा। बाकी कुछ मुश्किल से 5-6 चैप्टर है जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो आप तैयारी करते रहे। आज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन पढ़ेंगे साथियों, वो है पशुधन प्रचार। कि कोई पशुपालन जो होता है और जो किसान जो होते हैं, जो पशुपालक जो होता है, उसको किस प्रकार से जागृत किया जाए ताकि उसको भी जो है इन पशुओं के बारे में जानकारी मिल सके। ये जो योजनाएं जो चल रही है उसके बारे में उसे जानकारी मिल सके। तो ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो पशु पालन से जुड़ा हुआ चैप्टर नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये उससे जुड़ा हुआ है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट इसे मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जो पशुपालन से रिलेटेड एग्जैक्ट जुड़ा हुआ टॉपिक होता है उससे प्रश्न ज्यादा बनते हैं, लेकिन जुड़ा हुआ है, अपने दे रखा है, तो अपना पढ़ना तो ये पड़ेगा, क्योंकि एक प्रश्न भी आ जाए तो उसे क्यों स्किप करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पशुधन प्रचार। पशुधन प्रचार। पशुधन प्रचार को पढ़ने से पहले अपन पहले देखेंगे कि प्रचार शिक्षा क्या होता है। क्या होता है प्रचार शिक्षा? तो देखिए, बिना कक्ष के अनौपचारिक, बिना कक्ष के अनौपचारिक रूप से, बिना कक्ष के अनौपचारिक रूप से लोगों को जागरूक, लोगों को जागरूक करना, क्या कहलाता है? प्रचार शिक्षा। तो प्रचार शिक्षा की डेफिनेशन क्या होती है? बिना किसी कक्षा कक्ष के अनौपचारिक रूप से लोगों को जो है उस शिक्षा के प्रति जागरूक करना। और यहाँ पे अपने तो टॉपिक क्या रहेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अनौपचारिक रूप से लोगों को पशुपालन के प्रति, क्या है? पशुपालन के प्रति जागरूक करना। क्योंकि अपना चैप्टर पशुपालन है, इसलिए इसको इस प्रसाद से जोड़ सकते हैं कि बिना किसी कक्षा कक्ष के प्रचार शिक्षा कैसी होती है। इसमें ना तो कोई स्कूल होती है। जब अपन स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पे क्या होता है? रूम होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, टेबल कुर्सी चेयर होते हैं, पर्टिकुलर एक स्थान होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कक्षा कक्ष नहीं होता है। और वहां पे जो स्कूल में शिक्षा देते हैं वो औपचारिक होती है। कैसी होती है? औपचारिक। जो नियम बने होते हैं उस नियम के हिसाब से अपने को शिक्षा देनी पड़ती है। जो सिलेबस दिया हुआ है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित है, उसके हिसाब से अपने को शिक्षा देनी पड़ती है। कब जो है टर्म्स टेस्ट लेने होते हैं, कब हाफ ईयरली होगी, कब ईयरली एग्जाम होंगे, सब जो है नियम पहले से निर्धारित होते हैं। अपन कंपेटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे भी रूल्स होते हैं। एडमिट कार्ड निकालते हैं, नीचे निर्देश लिखे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना है कि आप जो है हाफ स्लीव का पहन के आना पड़ेगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। गले में कुछ भी हार वार कुछ भी नहीं पहन सकते, तो अपने को वो फॉलो करने पड़ते हैं। वो औपचारिकता है, इसलिए वो फॉलो करनी, फॉर्मल जिसे बोलते हैं। ये अनौपचारिक है, अनफॉर्मल है, ठीक है। और इसमें कोई भी कक्षा कक्ष नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो जागरूक होते हैं, मान लीजिए कुछ वैज्ञानिक है, जो कृषि अधिकारी होते हैं, जिन्हें कृषि की जानकारी होते हैं, वो आए और कुछ कहीं गांव में चले गए, कुछ किसान मिल गए, तो उनको जो है कृषि के बारे में वो जागरूक वहीं पे करने लग जाते हैं, बिना किसी कक्षा कक्ष, बिना किसी पर्टिकुलर स्थान के। उसे ही बोलते हैं साथियों प्रचार शिक्षा। प्रचार हर क्षेत्र में हो सकता है, कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, पशुपालन में हो सकता है, और किसी क्षेत्र में भी हो सकता है। तो अपने यहाँ पर जो है पशुधन से रिलेटेड है, इसीलिए बिना कक्षा कक्ष के अनौपचारिक रूप से लोगों को पशुपालन के प्रति जागरूक करना ही क्या कहलाएगा? प्रचार शिक्षा। या फिर अपन लिख सकते हैं कि प्रचार पशुधन शिक्षा। इस प्रकार से भी इसे जोड़ सकते हैं। और सिर्फ पूछ ले प्रचार शिक्षा क्या होती है, तो बिना कक्षा कक्ष के अनौपचारिक रूप से लोगों को जागरूक करना तो कहलाएगा प्रचार शिक्षा। लेकिन अपन ने पशुपालन जोड़ दिया तो ये हो जाएगा प्रचार पशुपालन शिक्षा। किसी भी रूप में याद कर सकते हो। अगर इसको कृषि से रिलेटेड करें तो देखिए, बिना कक्षा कक्ष के अनौपचारिक रूप से लोगों को कृषि के प्रति
जागरूक करना, तो क्या हो जाएगा प्रचार कृषि शिक्षा। उद्योग हो जाएगा तो प्रचार उद्योग शिक्षा, किसी से भी अपन इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो यह तक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब है देखिए प्रचार जो शिक्षा है उसकी ये शाखा है। इनको करने से पहले कुछ एक बात है जो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसको बाद में पढ़ेंगे। देखिए प्रचार जो शिक्षा है, प्रचार शिक्षा जो है, प्रचार शिक्षा जो है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था साथियों जेम्स स्टुअर्ट। जेम्स स्टुअर्ट ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। कब किया था? तो 1867-68 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। इसे ही जेम्स स्टुअर्ट को ही भी क्या बोलते हैं साथियों? इसे ही बोलते हैं प्रचार शिक्षा का जनक भी बोलते हैं। प्रचार शिक्षा का इसे जनक भी बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? प्रचार शिक्षा का जनक। देखिए कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है लंदन में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रथम बार इसका प्रयोग हुआ था। प्रथम बार इसका जो प्रयोग हुआ था साथियों वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1873 में। सर्वप्रथम कब हुआ था? किसने किया था? जेम्स स्टुअर्ट ने किया था। प्रथम बार इसका प्रयोग किस जगह पर हुआ था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पर्टिकुलर जगह पर इसका प्रयोग हुआ था। सन याद रखना है 1867-68 में, और कैम्ब्रिज में कब हुआ था? तो 1873 में हुआ था। अब एक बार यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं। भारत में जनक, प्रचार शिक्षा के जनक कौन है? तो भारत में जो प्रचार शिक्षा के जो जनक है साथियों वो है डॉक्टर के.एन. सिंह। डॉक्टर के.एन. सिंह जो है वो भारत में प्रचार शिक्षा के जनक माने जाते हैं। ये तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ पर रहेंगे। एक बार जो है आप इसे उतार लीजिए, मुझे इसको यहाँ से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसके लिए थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। हटा दिए, उतार दिया, साफ कर ले इसे। तो ये तीनों याद रखने हैं। भारत में जनक पूछे तो डॉक्टर के.एन. सिंह। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किस जगह पर हुआ था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कब हुआ? 1873 में। और इसके जनक कौन है? तो जेम्स स्टुअर्ट। और भारत में जनक पूछे तो डॉक्टर के.एन. सिंह। ये तीनों आपको याद रखना है। ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं कर देता हूँ। ये बेसिक है और बेसिक जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि चैप्टर अच्छा है, इसीलिए इसमें प्रश्न भी बनेगा तो मेरे हिसाब से ज्यादा डेप्थ में नहीं बनेगा, बेसिक से ही बनेगा। हटा इसे। अब चलते हैं अपन इसकी शाखा पर। क्या है? शाखा पर। पेन चेंज कर ले एक बार, रेड कर ले। देखिए प्रचार जो शिक्षा है उसकी शाखा है, तो ये मोटे रूप से इसकी प्रमुख शाखाएं यहाँ पर दे रखी है। देखिए कृषि प्रसार, वही मैंने पहले बता दिया आपको कि कृषि की जानकारी देंगे, कृषि के प्रति जागरूक करना। कृषि के प्रति क्या करना? जागरूक करना। तो अब कृषि के प्रति जागरूक किसे करेंगे? तो किसानों को करेंगे। किसे करेंगे? किसानों को ही करेंगे। कृषि कौन करता है? किसानों से। तो ये किसानों से जुड़ी हुई है। प्रचार शिक्षा अलग है, मैंने बोल दिया था। पशुधन से रिलेटेड तो पशुधन हो जाएगा, मछली पालन से रिलेटेड तो मत्स्य हो जाएगा, ठीक है, मत्स्य। और कृषि है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाएगा। पशुधन अपने इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अपने सिलेबस में है तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें ये पूछ ले कि प्रचार शिक्षा के निम्न में से कौन सी शाखाएं नहीं है, तो आपको ये चारों याद रखनी है। कृषि, पशुपालन, गृह विज्ञान और मत्स्य, ये चार याद रखनी है। एक इसमें से कोई भी निकाल के दूसरा दे देगा तो उसे अपने को वहां से बाहर निकालना है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और इसमें से अगर पूछ ले चारों में से कि इनमें से कौन सा थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है, तो ये गृह विज्ञान जो है इसको मैं थोड़ा सा अलग लग रहा है। कृषि, पशुपालन और मत्स्य तीनों को ही मैं कृषि से रिलेटेड ही मानते हैं, ठीक है। वैसे आपको पूछेगा तो इनमें से 3 ऑप्शन लेगा और एक ऑप्शन जो है वो दूसरा लेगा जो इसमें से नहीं होगा। तो ये चारों आपको याद रखना है, कृषि, पशुपालन, गृह विज्ञान और मत्स्य। पशुधन प्रचार यही अपने इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अपने टॉपिक में पशुपालन है तो ये अपने इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें पशुपालकों को जागरूक किया जाता है। किसको जागरूक करते हैं?
पशुपालकों को जागरूक करते और जागरूक कैसे करते हैं? कोई इनको पढ़ाने तो आएगा नहीं, तो जो कृषि अधिकारी होते हैं वो टाइम टाइम पर जो इनकी बुकलेट जारी होती है, टीवी में भी आते हैं, रेडियो में भी आते हैं, अलग अलग सामग्री आती है जो पशुपालन से रिलेटेड होती है, उनके द्वारा इन्हें जानकारी देते हैं। या फिर वो क्या करते हैं, अपने जो नीचे जो कार्मिक होते हैं उनको भेजते हैं, अलग अलग गाँवों में अलग अलग गोष्ठियों का आयोजन करते हैं वो, ठीक है, उसके द्वारा ये पशुपालकों को जागरूक करते हैं। तो ये औपचारिक शिक्षा नहीं है, अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है कि सुबह 10 बजे आना है तो आना है, 4 बजे छुट्टी होगी। यहाँ पर कोई नहीं है, किसान को 10 बजे बोला है, वो 11 बजे भी आएगा तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए वो अनफॉर्मल होती है। गृह विज्ञान, तो इसमें गृह विज्ञान से संबंधित लोगों को जागरूक किया जाता है। होम साइंस जिसे बोलते हैं, गृह विज्ञान से संबंधित लोगों को जागरूक करना। तो इसमें जो होम साइंस से रिलेटेड जो रोग होते हैं, जो होम साइंस से संबंधित होते हैं, उनको जो है यहाँ पर जागरूक करते हैं। मत्स्य, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मछली या फिर मत्स्य जो है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। जो फिशी कल्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मछली पालन को ही बोलते हैं फिशी कल्चर। फिश से बना है फिशी कल्चर। चले आगे, हटा दे इसको। वैसे प्रचार शिक्षा की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि वह शिक्षा जो बिना किसी कक्षा कक्ष के अनौपचारिक रूप से लोगों को दी जाती है उसे बोलते हैं प्रचार शिक्षा। कृषि प्रचार शिक्षा बोल दे तो वह शिक्षा जो अनौपचारिक रूप से किसानों को दी जाती है या कृषि से संबंधित होती है वो प्रचार कृषि शिक्षा। अपने पशुपालन है और यहां पर आ जाए प्रचार पशुपालन शिक्षा, तो क्या याद रखना है, वह शिक्षा जो अनौपचारिक रूप से बिना किसी कक्षा कक्ष के पशुपालकों को या पशुओं को पालने वालों को दी जाती है उसे बोलते हैं प्रचार पशुपालन शिक्षा। तो जो भी शब्द है कृषि उसको बीच में डालना है और याद ये रखना कि ये बिना कक्षा कक्ष के होती है और दूसरा इंपॉर्टेंट है ये अनौपचारिक होती है, ये औपचारिक नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। और ये 2 डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। इस प्रकार की डेफिनेशन देखिए बोल देगा कि ये जो डेफिनेशन है किसने दी है और ये ऑप्शन में आपको एक नाम ये मिलेगा, इसके अलावा 3 ऑप्शन आपको अलग मिलेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। इसने देखिए बड़ी डेफिनेशन है लेकिन इसको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए ओपी दाहामा, इस प्रकार से याद रख सकते। ओपी दाहामा, देखिए प्रचार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू। क्या होता है, कंटिन्यू, जो लगातार चलती है, लगातार कैसी है, कंटिन्यू है, लगातार है। तो प्रचार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जिसमें क्लाइंट सिस्टम, क्लाइंट मतलब अपने जो दुकान के अंदर आते हैं कि ये मेरा क्लाइंट है, जिससे जुड़े हुए रहते हैं, जो ग्राहक होता है उससे जुड़े हुए, ठीक है, ग्राहक बोल सकते हैं। तो क्लाइंट सिस्टम की समस्याएं चेंज एजेंट द्वारा प्रयोगशाला में लाई जाती है। जो क्लाइंट आता है, मान लीजिए कोई पशुपालन जो पशुपालक है वो आया किसी दुकान पे, उसके क्या क्या समस्या आ रही है पशुओं को पालने में, तो ये जो समस्या है उसको जो सुनता है कौन, चेंज एजेंट। जो कृषि अधिकारी होते हैं उनके नीचे अलग अलग चैन होती है। देखिए पहले कार्मिक होते हैं, फिर दूसरे कार्मिक, फिर उनके अधिकारी, फिर उनके अधिकारी, इस प्रकार से ये चैन बनती है। तो पशुपालक जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास। तो जो भी समस्या होगी वो पशुपालन या तो किसी डॉक्टर से संबंधित होगा तो वो पशुपालन के जो डॉक्टर होगा, जो वेटरनरी कंपाउंडर होगा उसको बताएगा, वो ये समस्या डॉक्टर को बताएगा, डॉक्टर आला अधिकारी होंगे उसको बताएंगे। तो उसको बोलते हैं साथियों चेंज एजेंट। तो ये क्लाइंट एजेंट हो गया, मान लीजिए पशुपालक हो गया, ये क्लाइंट एजेंट का सिस्टम कौन हो गया, पशुपालक हो गया, पशुपालक। तो ये पशुपालक है उसको बताएगा, ये चेंज एजेंट जो है आगे प्रयोगशाला में उसको भेजेगा, आगे बताएगा और फिर प्रयोगशाला में लाई जाती है जहां इनकी समस्याओं का निर्धारण होता है, उस स्थान पर इसे लाया जाता है एवं परिणाम आसानी से स्वीकार्य रूप में पुनः क्लाइंट सिस्टम तक पहुंचाए जाते हैं। फिर यहां पर उसका क्या होता है, रिमेडी होती है, ठीक है, रिमेडी होगी, उसका संशोधन जो भी करना है वो संशोधन यहां पर होगा।
संशोधन होगा, और संशोधन के बाद में जो चेंजेस किए गए हैं इसके प्रति ये वापस अवगत कराएगा इस चेंज एजेंट को, और ये जाकर वापस जो है ये क्लाइंट एजेंट को इसके प्रति जागरूक करेगा। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रचार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया है। ये इतनी लाइन तो याद हो जाएगी, हो जाएगी। ओपी दाहमा के अनुसार प्रचार शिक्षा एक क्या है? तो एक सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया याद हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है एक तो चेंज एजेंट, और एक शब्द याद रखना है क्लाइंट सिस्टम। तो जैसे ही आपको प्रचार शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसके साथ में दो वर्ड दिख जाए, क्लाइंट सिस्टम दिख जाए, क्या दिख जाए? क्लाइंट सिस्टम दिख जाए, और एक दिख जाए चेंज एजेंट, तो समझ जाना कि ये ओपी दाहमा के द्वारा दी गई प्रचार शिक्षा की परिभाषा है। ये महत्वपूर्ण है दोनों, इसीलिए मैं इसके ऊपर एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये याद हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर कोई भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट जब कोई डेफिनेशन देता है ना, तो वो शायद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार बन चुके हैं। कैल्से एंड हेयरने के अनुसार देखिए, प्रचार शिक्षा एक स्कूल के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है जिसमें लोग स्वयं करके सीखते हैं। तो इसमें भी आपको पूरा स्कूल के बाहर याद नहीं रखना है, करके सीखना, ये याद रखना है, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। और स्कूल के बाहर तो होगी ही, स्कूल के अंदर थोड़ी देंगे। स्कूल के अंदर देंगे तो ये शिक्षा कैसी हो जाएगी? फॉर्मल हो जाएगी। और प्रचार शिक्षा कैसी है? अनौपचारिक है। ठीक है, तो देखिए करके सीखना, स्कूल के बाहर करके सीखना जो परिभाषा है ये किसने दी है? तो ये दी है कैल्से या हेयरने ने। इस प्रकार से भी आप याद, स्कूल के बाहर कर सीखना, ये याद होगी। प्रचार शिक्षा जो है एक सतत प्रक्रिया है जिसमें एक क्लाइंट एजेंट होता है, एक चेंज एजेंट होता है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं, दो याद रखने, चेंज एजेंट और क्लाइंट सिस्टम, और एक सतत प्रक्रिया। तो हो जाएगा ओपी दाहमा। तो ये इतना याद आपको रखना है। ये पूरी याद नहीं भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन एक को याद रख लेना, ये इतना सा याद रखना है, बस इतना सा याद रखना है। और एक ये शब्द याद रखना है यहाँ पर, और दूसरा ये वाला शब्द याद रखना है। ठीक है, चले आगे। देखिए प्रचार शिक्षा के गुण, फिर अपन पढ़ेंगे प्रचार शिक्षा के उद्देश्य। तो पहले है प्रचार शिक्षा के गुण। कौन कौन से गुण है? देखिए औपचारिक, शैक्षणिक, स्वयंसेवी, सहकारी और जनतांत्रिक। इसको कैसे याद रखना? देखिए इनको सीक्वेंस से आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इससे याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, जनता को औपचारिक शिक्षण स्वयं की कार से। अगर आपको समाज सेवा करनी है, क्या करनी है? समाज सेवा। समाज सेवा करने के लिए अपने खुद के जो पैसे हैं वो भी आपको कई बार खर्च करने पड़ते हैं। लोगों की भलाई के जो काम करते हैं ना, जो स्वयं सेवक होते हैं, वो इधर उधर दौड़ते रहते, भागते रहते हैं। ठीक है, तो खुद के जो पैसे हैं वो भी कई बार अपने को कंज्यूम करने पड़ते हैं लोगों की भलाई के लिए, और अच्छा भी लगता है। अपनी अपनी हैसियत से थोड़ा बहुत करना भी चाहिए जरूरतमंद लोगों के लिए। तो देखिए जनता को औपचारिक शिक्षण स्वयं की कार से। अगर लोग जो है, जनता जो है, उसको औपचारिक शिक्षा देनी है तो स्वयं की कार लेके जाना पड़ेगा। समाज सेवा करनी है तो खुद का कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो जनता को औपचारिक शिक्षण स्वयं की कार से। जनता से हो जाएगा जनतांत्रिक। क्या हो जाएगा? जनतांत्रिक। क्या हो जाएगा? जनतांत्रिक। औपचारिक से यहाँ पर हो जाएगा औपचारिक। क्या हो जाएगा? औपचारिक। शिक्षण से हो जाएगा साथियों यहाँ पर शैक्षणिक। क्या हो जाएगा? शैक्षणिक। और स्वयं से हो जाएगा साथियों स्वयं सेवक। क्या हो जाएगा? स्वयं सेवक। और कार से हो जाएगा साथियों सहकारी। सहकार के पीछे कार लग रहा है इसलिए सहकारी। तो इस प्रकार से भी आप इसे याद रख सकते हैं। इसको सीक्वेंस में याद नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको ये गुण याद होने चाहिए कि प्रचार शिक्षा के अंदर कौन कौन से गुण जो है वो होने चाहिए। अब देखिए मैंने आपको बताया कि प्रचार शिक्षा कैसी होती है। मैंने आपको बताया था कि अनौपचारिक होती है। कैसी होती है? अनौपचारिक। अनौपचारिक, अनफॉर्मल होती है। फॉर्मल ये नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि औपचारिक। औपचारिक कैसे?
तो इसका ये ध्यान रखना है कि जब अनौपचारिक रूप से उसे शिक्षण दी जाती है तो उसे उसके बारे में जानकारी हो जाती है थोड़ी बहुत। तो ये उसके जो गुण है उसमें आपको औपचारिक याद रखना है, न कि अनौपचारिक। अगर प्रश्न ये आ जाए कि प्रचार शिक्षा जो है होती है औपचारिक या फिर ब करके दे दे अनौपचारिक या अब दोनों या अब दोनों में से कोई नहीं, तो ध्यान रखना है कि प्रचार शिक्षा कैसी होती है, अनौपचारिक होती है, ये औपचारिक नहीं होती है। लेकिन प्रचार शिक्षा के गुण में आपको औपचारिक सही करना है और ऑप्शन में वो आपको यहां पर भी चेंज करके क्या देगा, अनौपचारिक देगा, और आप क्या करोगे, इसे ही सही मानोगे। ये ध्यान रखना है कि प्रचार शिक्षा के गुण में तो औपचारिक आएगा, लेकिन प्रचार शिक्षा कैसी है तो ये इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, ये ध्यान रखना है। देखिए औपचारिक रूप से कुछ लोग इसे शिक्षा देते हैं, ठीक है, शैक्षणिक रूप से भी इसे दिया जाता है, स्वयंसेवी संस्था के द्वारा दिया जाता है, और सहकारी संस्थाओं के द्वारा जनतांत्रिक लोग जो है आपस में मिलकर, किसी को ज्ञान होता है किसी को नहीं होता है, तो वो लोग आपस में एक दूसरे को ज्ञान देते रहते हैं। इसके बारे में डिटेल जो है अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे जहां आगे दे रखा है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रचार शिक्षा में जो गुण है वो औपचारिक है, शैक्षणिक है, स्वयंसेवी है, सहकारी है और जनतांत्रिक। जनता को औपचारिक शिक्षण स्वयं की कार से। औपचारिक शिक्षा कैसी है तो अनौपचारिक है, लेकिन गुण में याद रखना है कि औपचारिक, क्योंकि जो शिक्षा देने जो आएगा वो तो अपना औपचारिक रूप से ही देगा, जो उसको ज्ञान है वो। अगर उसको ज्ञान नहीं होता तो वो अनौपचारिक हो जाता, और अनौपचारिक होगा तो उसे शिक्षा जो है वो पूर्ण रूप से नहीं दे पाएगा। इसीलिए गुण में यहाँ पर औपचारिकता को लिया गया। अब देखिए प्रचार शिक्षा जो है उसके मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, तो देखिए नवीन रिसर्च को अंतिम जनता तक पहुंचाना। जो भी नई नई खोज हुई है, अब कृषि से संबंधित कोई नई फसल बनती है, पशुपालन भी होता है, संकर प्रजनन किया गया, जैसे अविका नगर के द्वारा जो है अविकालीन और अविवस्त्र भेड़ बनाई गई, तो वो लोगों को बाद में पता चला जब वो पूरा हो गया कि भाई ये नई भेड़ बनी है, इसके ये फायदे हैं, तो लोग फिर उसको लेंगे, खरीदेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि कोई भी नवीन खोज होती है पशुओं से संबंधित, तो जब अंतिम रूप से काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसे लोगों को बताते हैं और लोगों के लिए उसे उपलब्ध करवाते हैं। तो प्रचार शिक्षा का एक तो ये उद्देश्य है कि जो भी खोज हुई है उसको लोगों तक, वरना लोगों को क्या पता चलेगा। आज मान लीजिए कोई नई नस्ल विकसित की गई और लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है, तो लोगों को 10 साल बाद पता चल रहा है कि 10 साल पहले वहां पर जो है एक नई भेड़ विकसित की गई थी। किस लिए पता नहीं चला 10 साल तक, क्योंकि लोगों को जो है शिक्षा ही नहीं मिली इसकी। इसीलिए प्रचार शिक्षा ये होती है कि आज कोई घटना हुई और लोगों को तुरंत इंस्टेंट इसके बारे में जानकारी मिल जाए। वर्तमान में भी यही है, सोशल मीडिया है, फोन है। तो पहले क्या होता था, कोई भी दुर्घटना घटित होती थी उसको मिलते मिलते लोगों को 6 7 साल लग जाते थे। अपने भी क्या होता था, कोई शादी होती थी, कहीं पे कोई डेथ होती थी तो लेटर भेजते थे, और मृत्यु का तो खास कर क्या होता था, आपके उधर था या नहीं मैं बता देता, ऐसे लेटर होता है उसका एक साइड का ये जो कॉर्नर होता है उसको तोड़ देते थे, तो ये घर पे आता था तो समझ जाता था कि कोई ना कोई लुढ़क गया है, ये समझ जाता था उससे, मतलब किसी ना किसी क्या हो गया है, मृत्यु हो गई है। तो घर पे अगर नहीं भी पढ़ने वाला था उस समय, पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, एक आध कोई होता था आस पड़ोस में जो सबके लेटर पढ़ने के लिए आते थे, उसके घर में आते थे लोग पढ़वाने के लिए, तो ये टूटा हुआ तो अनपढ़ लोग भी समझ जाते थे कि किसी ना किसी की मृत्यु हो रखी है। तो ये पहुंचने में भी टाइम है, मृत्यु तो आज हो गई, 12वां उसका 12 दिन बाद है और लेटर मिल रहा है 15 दिन बाद। तो ये प्रचार शिक्षा का उद्देश्य यही है कि लोगों को अगर जागरूक होंगे तो इंस्टेंट यानी जल्दी जो है उसको जो है इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो लोगों तक पहुंचाने में, लोगों को निर्णय लेने में सहायता करना। और लोग, अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी ही नहीं है, मान लीजिए कि आप आर्ट्स के हो, आपको गणित में कुछ नहीं आता है और कोई आपसे गणित के बारे में बात कर रहा है, तो आप उसकी सहायता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने उसको पढ़ रखा है, कोई ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको नहीं आती है लेकिन आपने उसको पढ़ा है, तो फिर धीरे धीरे आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत समझ जो है वो विकसित हो जाएगी। आप उसमें उस लेवल पर विकसित नहीं हो पाओगे, लेकिन जो है आपको थोड़ा बहुत जो उसका बेसिक ज्ञान है वो हो जाएगा। तो लोगों को निर्णय लेने में सहायता होगी। कुछ भी निर्णय लेने में, जो अब एक तो कोई निर्णय लेने का बोलेगा, आप बताओ ये कोई सिचुएशन में फंस गए, आपको कोई निर्णय लेना है, अब आपको तो ये भी पता नहीं है कि ये है क्या, तो क्या निर्णय लोगे। लेकिन जब आपको पूरी बात पता होती है तो आप किसी को सजेशन या सुझाव दे सकते हैं। आपके दोस्त आ जाए, यार मुझे सजेशन चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, पहले मुझे ये बता कि कहानी क्या है, हुआ क्या है। जब पूरी बात अपन सुनते हैं तब अपन जाके उसको राय देते हैं। तो लोगों को भी इसके बारे में जानकारी होती है प्रचार शिक्षा के माध्यम से, तब वो जो जाकर कुछ ना कुछ सहायता करते हैं। भविष्य में इसी प्रकार निर्णय लेते रहने में लोगों को जो है समर्थ करना। और एक बार जब निर्णय ले गया, एक बार वो किसानों को थोड़ी बहुत जानकारी हो गई, आपने पशुपालन पढ़ रहे हैं तो पशुपालकों को कोई जानकारी हो गई, तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जागेगा, वो नई नई चीजों को सीखेगा और भविष्य में उसको अप्लाई करेगा और उसके फायदा होगा।
लोगों को नवीनतम तकनीकी के प्रति दक्ष करना। और धीरे धीरे क्या होता है, प्रचार शिक्षा का उद्देश्य यही है कि वर्तमान में अब जो है मोबाइल जो एक ऐसी चीज है जो सबको जो है यूज करनी आनी चाहिए। इसके यूज बेनिफिट भी है और इसके कुछ हानियां भी है, लेकिन आना तो चाहिए कम से कम बात करने के लिए। बाइक चलानी जैसे बोलते हैं कि सबको आनी चाहिए, कभी जरूरत पड़ जाए। तो इसीलिए क्या है कि तकनीक टेक्नोलॉजी का ज्ञान उसको होना चाहिए। कोई पढ़ा लिखा है तो ज्यादा होगा, किसी को कम होगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हो कि उसका काम ना रुके। ठीक है, तो उसके प्रति ये जो लोगों को दक्ष करने का काम है वो प्रचार शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। प्रचार शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा दी जाती है, टीवी, रेडियो, टेलीविजन सबके द्वारा देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, वरना निकलते हैं अपन आगे। देखिए प्रचार शिक्षा के सिद्धांत क्या है, प्रचार शिक्षा के सिद्धांत। रुचि एवं आवश्यकता, आधार स्तर, संगठन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सहयोग एवं भागीदारी, किसी कार्य को करके सीखना और स्थानीय नेतृत्व। ये इसके क्या है, सिद्धांत है। पहला है रुचि एवं आवश्यकता, रुचि और आवश्यकता। अगर आपको किसी भी चीज को करने में आपको कोई रुचि होगी, आवश्यकता महसूस होगी कि इस कार्य को अपने को करना है, उसमें आपकी रुचि है, तो वो धीरे धीरे आपका आधार बन जाएगा, उसमें आपकी रुचि बढ़ती जाएगी। फिर उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, फिर आपको किसी ना किसी सहयोग या भागीदारी की जरूरत पड़ती है, और फिर क्या करते हो आप उसी कार्य को जो है खुद करके सीखते हो, जिसे बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। और उसके बाद में है स्थानीय नेतृत्व। इसमें स्थानीय नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। स्थानीय नेतृत्व की जरूरत किस प्रकार पड़ती है, देखिए मान लीजिए आप प्रचार शिक्षा देने के लिए आए, कृषि में लेने के लिए आए, तो आप किसी गांव में गए, आपका विरोध हो जाए, भाई आप बाहर से आए हो, आप कौन हो, कोई अधिकारी होगा तब तो वो बता देगा कि भैया हम इस डिपार्टमेंट से आए हैं। लेकिन कुछ एनजीओ होते हैं वो चले जाए, तो फिर क्या होता है, वो वहां पर यही होता है कि वहां पे स्थानीय लोगों में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, उनकी वो सहायता लेते हैं, ताकि लोग उस बात को आराम से सुन भी सके और वो जो है अपना वक्तव्य जो है वो सबके सामने कह सके कि भाई हमारा उद्देश्य ये है, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ पर स्थानीय जो नेतृत्व है उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ती है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, तब तक आप इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। सब आ रहा है क्या, एक मिनट है। अब क्लियर है, थोड़ा सा आई थिंक ब्लर था। तो चले आगे, इसमें ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये जो टॉपिक है इससे आपका प्रश्न इनफॉर्मली बनेगा, लेकिन इससे जो है पर्टिकुलर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन अपने को याद तो रखना है, और जो प्रश्न आएगा वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इतना तो आप निश्चिंत रह सकते हैं, इससे आपका प्रश्न नहीं बनेगा। चले आगे, सिद्धांत से नहीं बनेगा, जहां मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं वो कम से कम आपको याद रखने हैं। देखिए संचार, संचार का मतलब होता है, संचार का मतलब होता है इस प्रकार से याद रखना। संचार क्या होता है, तो दो अपन जो बात करते हैं, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन करने के लिए अपने को दो लोग चाहिए। एक तो जैसे मैं खड़ा हूं
अब मुझे किसी को कुछ कहना है या मुझे कोई कुछ व्यक्ति बोल रहा है तो उन दोनों का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। एक प्रकार से हो सकता है। तो कम से कम 2 लोगों की तो जरूरत पड़ती है बात करने के लिए। अकेले से बात करने लग जाएंगे तो लोग बोलेंगे पागल है ये। या फिर ये हो सकता है कि अपन फोन में बात कर रहे हैं, सामने कोई सुन रहा है, ये भी हो सकता है। तो प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी संचार हो सकता है। पहले प्रत्यक्ष रूप से होते थे पुराने समय में, लेकिन वर्तमान में अप्रत्यक्ष रूप से भी होते हैं। मैसेज के द्वारा होते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा भी होते हैं, दृश्य रूप में भी होते हैं, श्रव्य रूप में भी होते हैं, सब प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है संचार के लिए, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं, 5 लोग, 10 लोग, 15, 20, 25। तो संचार के लिए क्या है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच या तो अपन क्या करेंगे, भाषाओं का आदान प्रदान करेंगे। अपन कुछ बोलेंगे, वो सुनेगा, वो उसके प्रति वापस रिएक्ट करेगा, वो कुछ बोलेगा, अपन सुनेंगे। इस प्रकार से होगा, या तो भाषा से होगा या विचारों का भी आदान प्रदान होता है। बिना बोले भी अपन जो है जो बात कहनी है, जिसके कोई नहीं बोल पाते तो वो भी तो कुछ कहते ही होंगे, तो वो इशारों में विचारों द्वारा भी जो है भावाव्यक्ति हो सकती है। तो आदान प्रदान होता है, उसे बोलते हैं संचार, जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में भाषा या विचारों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। अब देखिए संचार के जो की एलिमेंट्स है, मुख्य तत्व जिसको लिख सकते हैं, क्या है की का मतलब मुख्य तत्व। तो मुख्य तत्व कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6। संचारक जो बात करने वाला जो होता है, बात या कहने वाला जिसको बात करनी है, जो संचारक होगा। फिर संदेश होगा, इसमें एक मैसेज होगा, जो कहना चाहते हो, जो अपन कहना चाहते हैं मैसेज के द्वारा, ऑरली बोलकर, लिखकर, ठीक है, मोबाइल के द्वारा, किसी भी रूप में, तो वो होता है संदेश। तो सबसे पहले तो संचार यानी कि बातचीत करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, संचारक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कहने वाला, सुनने वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होना चाहिए संदेश। कहने वाला, यहाँ पर सुनने वाला भी अपन कर सकते हैं, सुनने वाला। तो सुनने वाला। फिर देखिए माध्यम, कौन सा माध्यम अपन यूज में ले रहे हैं बात करने के लिए। अब वो माध्यम कोई भी हो सकता है, दृश्य हो सकता है, श्रव्य हो सकता है, श्रव्य हो सकता है। इसके अलावा कौन सा हो सकता है, दृश्य या श्रव्य हो सकता है। हेलो, हाँ क्लास में हूँ। ठीक है, देखो तो आपको याद रखना, दृश्य हो सकता है, श्रव्य हो सकता है। क्या हो सकता है, श्रव्य हो सकता है माध्यम, या फिर दोनों हो सकते हैं, दृश्य या श्रव्य। ये आपने बीएड में पढ़ रखे हैं, दृश्य श्रव्य, जिसको बोलते हैं अपन ऑडियो विजुअल्स एड। जो देख सकते हैं विजुअल, और जो सुन सकते हैं श्रव्य, और जिसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वो दृश्य और श्रव्य। दृश्य में कौन से होते हैं, जिसे अपन देख सकते हैं, चार्ट जो होते हैं बने हुए, ग्लोब, इस प्रकार। जिसे सुन सकते हैं, टैप रिकॉर्डर, रेडियो, ये सुन सकते हैं, इसको देख नहीं सकते, चित्र दिखते थोड़ी है रेडियो में, सिर्फ अपन आवाज सुन सकते हैं। दृश्य श्रव्य, जिसमें अपन देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, ये सब इसमें आएगा। तो इस प्रकार से माध्यम हो सकते हैं। या प्रत्यक्ष रूप से भी कोई आदमी सामने खड़ा हो सकता है, प्रत्यक्ष रूप से भी कोई आदमी सामने खड़ा है तो अपन बात कर सकते हैं। उसके अलावा श्रोता होना चाहिए। अगर बोलने वाला है, कहने वाला वहां पर खड़ा है, तो इसके लिए श्रोता यानी सुनने वाला भी होना चाहिए। सुनने वाले व्यक्ति की भी जरूरत पड़ेगी। अपन बात किससे करेंगे, कोई ना कोई श्रोता तो होना ही चाहिए, तब जो है अपन बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा तभी पूरा होगा जब 2 व्यक्ति अपने पास है, एक तो कहने वाला और दूसरा सुनने वाला। श्रोता के फिर देखिए, वो सुनेगा तो कोई ना कोई वो प्रतिक्रिया देगा, वो खुद बोलेगा, उस या तो बोलकर प्रतिक्रिया देगा या हाव भाव द्वारा वो प्रतिक्रिया देगा। बोलकर या तो प्रतिक्रिया देगा, बोलकर, या फिर वो देगा हाव भाव द्वारा, हाव भाव। तो या तो बोलकर कुछ प्रतिक्रिया देगा या हाव भाव द्वारा। फिर श्रोताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव 2 प्रकार से पड़ सकता है। या तो वो पड़ेगा पॉजिटिव प्रभाव, पॉजिटिव, या फिर पड़ेगा नेगेटिव, जिसे बोलते हैं अपन सकारात्मक या नकारात्मक। या तो किसी बात पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर गलत का बोलेंगे तो गलत प्रभाव भी उसके ऊपर
पड़ सकता है। तो दोनों प्रभाव उसके ऊपर पड़ेंगे। तो ये 6 एलिमेंट्स है जो आपको याद रखने हैं। देखिए पहला है संचारक, संदेश, माध्यम, श्रोता, श्रोता की प्रतिक्रिया और श्रोताओं पर उसका प्रभाव। संचार से माध्यम, तो ये भी आपको याद रखना है। संचार पहला कौन सा है? संचार, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर श्रोता और फिर श्रोता की प्रतिक्रिया और फिर श्रोता पर प्रभाव। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 6 के 6 आपको याद रखना है। संचारक याद हो जाएगा, संदेश, माध्यम, श्रोता, श्रोता की प्रतिक्रिया और श्रोता पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी कोई ट्रिक बन सकती है या नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कब से वही सोच रहा था। ठीक है, इसकी बनेगी, वैसे बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब याद नहीं आएगी तो मैं आपको बनाकर भी बता दूंगा। संचारक, संदेश, माध्यम, श्रोता, श्रोता की प्रतिक्रिया, श्रोताओं पर प्रभाव। आप भी वैसे ये काम कर सकते हो, इतना टिपिकल मेरे हिसाब से नहीं है। कोई याद नहीं होता तो उसे इस प्रकार से लिख दो कि वो याद हो जाए, उसे ट्रिक के होते हैं बस। संसार के संचार के संदेश, संसार के संदेश में, संसार के संदेश में श्रोता, श्रोता की श्रोता की प्रतिक्रिया व प्रभाव। ये एक लाइन याद कर लेना, आपको सीक्वेंस से याद हो जाएंगे। अगर आप बना सको तो और भी बना सकते हैं। संसार के संदेश में श्रोता की प्रतिक्रिया व प्रभाव, तो इजी लाइन है, मेरे हिसाब से 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। देखिए, संसार के संदेश में श्रोता की प्रतिक्रिया व प्रभाव, तो संसार से हो जाएगा क्या? संचारक, संसार से संचारक, के साइलेंट है, ठीक है। फिर संदेश से हो जाएगा संदेश, इस मैं से हो जाएगा माध्यम, क्या हो जाएगा? संदेश से संदेश, मैं से माध्यम हो जाएगा, श्रोता से हो जाएगा श्रोता, और की वापस जो है तो ये उसके साथ में ही है, इसको साइलेंट प्रतिक्रिया यानी कि श्रोता की प्रतिक्रिया, और वह साइलेंट है, और प्रभाव से हो जाएगा श्रोता का प्रभाव। ये तीनों जो है ये श्रोता से ही समझ, श्रोता, श्रोता की प्रतिक्रिया, श्रोता का प्रभाव। संसार हो जाएगा, के साइलेंट है, संदेश हो जाएगा, और मैं से हो जाएगा माध्यम। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसको मुझे इस बार इसको एक हटाना पड़ेगा, क्योंकि वरना आगे वाला जो है वो अपने को नहीं दिखेगा, तो हटा दे। ये ट्रिक है, इंपोर्टेंट एलिमेंट है 6, ये याद रखना सीक्वेंस है, ठीक है। चलो आगे देखिए एक बार। अब है प्रचार के शरण। क्या है? प्रचार के शरण। तो ध्यानाकर्षण है, इच्छा है, रुचि है, संकल्प है, कार्य है और संतुष्टि है। तो इसको कैसे याद रखना है? देखिए, अपन कहीं जा रहे हैं, क्या है? अपन कहीं जा रहे हैं और दुकान में अपने को कुछ कपड़े दिख गए, अब तो इसको, तो अपन उसके प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होते कि यार ये जो जैकेट है ये तो मुझे लेनी है। तो सबसे पहले अपना ध्यान आकर्षण गया उसके प्रति, देखा तो गया ध्यान आकर्षण। फिर अपनी इच्छा होती है, क्या होती है? इच्छा हुई, या फिर जिसे रुचि भी बोल सकते हैं। सबसे पहले अपना ध्यान गया उस जैकेट के ऊपर, जिससे अपनी इच्छा जागृत हुई, अपनी रुचि जो है वो डेवलप हुई। रुचि क्या हुई? फिर मन में अपने संकल्प लिया कि आज तो मैं बिजी हूं, कल जो मैं है इसे लूंगा यहां से। तो फिर अपन क्या लेते हैं? संकल्प कि इसे तो मुझे खरीदना है, ये बाइक, तो या फिर बाइक देख ली तो सबसे पहले देखा तो अपने आकर्षित हुए, फिर इच्छा हुई, अपनी रुचि हुई, क्या रुचि हुई? फिर अपन संकल्प बनाते हैं कि इसको मुझे खरीदना है, फिलहाल थोड़ी महंगी है, जब पैसे हो जाएंगे तब मैं इसे बाय करूंगा। तो ये हो गया अपना संकल्प।
फिर जब उसे खरीद लेते हैं तो अपना कार्य जो है वो पूरा हो जाता है। क्या होता है? कार्य पूरा। और कार्य जब पूरा हो जाता है तो अपनों को क्या मिलती है? अपने को मिलती है संतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है? संतुष्टि। तो ये कहानी रूप में भी आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले अपना ध्यान आकर्षित हुआ, फिर अपनी इच्छा और रुचि जो है वो जागृत हुए, फिर अपन ने संकल्प लिया कि अब मैं ये कार्य पूरा करूंगा, अब ये कार्य पूरा करूंगा। इसका मतलब कार्य पूरा हो जाता तो अपने को क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। पशु परिसर की वैकेंसी आई, अपना उसके प्रति क्या गया? ध्यान गया कि सीटें अच्छी हैं, ये अपन आकर्षित हुआ कि सीटें यार अच्छी है इस बार। फिर अपनी इच्छा होती है, रुचि जागृत होती है। फिर अपन कहते हैं इस बार तो मैं संकल्प ले रहा हूं कि एक सीट जो है वो मैं लेकर रहूंगा। फिर अपन कार्य करते हैं, क्या करते हैं? मेहनत करते हैं और जब उसे प्राप्त कर लेंगे तो अपनों को क्या हो जाएगी? संतुष्टि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संतुष्टि। ये क्षणिक भी हो सकती है संतुष्टि कि जॉब के बाद आगे भी तैयारी करते हैं, लेकिन एक बार के लिए संतुष्टि हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार इसकी जॉब नहीं लगेगी, तो उनको जवाब बोलकर नहीं देना है, उनको जवाब जो है वो लेकर के देना है। बोलकर जवाब देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बिना बोले जवाब दो, उसकी एक अलग वैल्यू होती है। हम भी पढ़ते थे तब बोलते थे। मैं जब तैयारी करता था तो लगभग 24 साल की एज थी उस समय। तो मैं जयपुर रहा वैसे 1 साल। तो कुछ लोग ये बोलते थे हमारे गली में ही, वैसे मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, ठीक है, तो लोग बोलते थे ये तो बाहर रहते था कि इनकी सगाई हो जाए, इनकी शादी हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया। अपन गुस्सा इतना होते नहीं थे उस समय, भी नहीं होते थे, आज भी नहीं होते। फिर जॉब लगी, फिर वाह, आज वही लोग बोलते हैं कि मैंने सोचने लगा था कि वही लोग जिन्होंने बोला वही बोलते हैं कि मुझे तो विश्वास था कि जॉब लग जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन थे अब। तो क्या है कि बोलकर जवाब नहीं देना है, कर कर जवाब देना है। और पढ़ाई इजी है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ लगे रहे। थोड़ा सा रहता है किसी के, देखिए किसी के तो क्या होता है कि इतनी अच्छी स्थिति में होता है कि सब सर्वाइव कर जाते हैं, किसी के बहुत प्रॉब्लम होती है घर में, नहीं बोल सकता मैं यहाँ पर, बहुत सारी होती है, लेकिन जितनी ज़्यादा समस्या होती है मेरे हिसाब से उसमें जुनून भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो हार तो कम से कम नहीं माननी है, रीस्टार्ट करना है। क्या करना है? रीस्टार्ट। वैसे आपके एग्जाम है, 12th फेल नहीं देखिए तो देख सकते हैं, अच्छी मूवी है, लेकिन 12th फेल से भी अच्छी कभी टाइम मिले ना आपको तो डार्क हॉर्स जरूर पढ़ना। मेरी अच्छी सबसे बेस्ट मैं बोल सकता हूँ बुक है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स नीलोत्पल बरनाल की है। ये किसकी है? नीलोत्पल मृणाल, अच्छी बुक है। ये भी आईपीएस के आधार पर ही है। एक संतोष नाम का लड़का हो, किस प्रकार से वो आईपीएस बनता है, अच्छी बुक है। फ्यूचर में इसके ऊपर भी मूवी बन सकती है, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है। अडॉप्शन, देखिए अडॉप्शन का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। तो अडॉप्शन चरण, अडॉप्शन आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है ग्रहण करना। एडॉप्ट किया, मैंने उसको एडॉप्ट किया नहीं कहते, उसके कोई भी बेटा नहीं था, उसने अनाथ आश्रम से लड़के या लड़की को क्या किया? अडॉप्ट किया। तो अडॉप्ट से ही बना अडॉप्शन, यानी ग्रहण करना। अब देखिए जब ये 6 एलिमेंट उसे पता होंगे, ये 6 चरण से वो गुजरेगा, तब वो ग्रहण करेगा। क्या ग्रहण करेगा? जैसे कृषि के बारे में उसको प्रचार शिक्षा दी गई, क्या दी गई? प्रचार शिक्षा दी गई। प्रचार शिक्षा किसके बारे में दी गई? उसे प्रचार शिक्षा दी गई कृषि के बारे में, तो कृषि के बारे में उसे जानकारी मिलेगी कि हाँ इस प्रकार होता है। जब जानकारी नहीं थी तो उसे पता कैसे चलेगा? वो तो बेचारा अनपढ़ है, उसके पास कोई साधन नहीं है। अब ये जानकारी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मिल सकती है, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा। तो इससे क्या होगा? प्रचार शिक्षा का उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करना है उसके क्षेत्र में। तो पशुपालक अपन पढ़ रहे, तो मैं पशुपालकों का ही बोलूंगा। तो पशुपालक पशुओं के प्रति जागरूक हो जाएंगे कि ये बीमारी हुई है, ये लक्षण है, इसका मतलब इसे वो बीमारी हो सकती है जो कल रेडियो में देखा था या टीवी न्यूज में देखा था। तो जानकारी मिली तो उससे वो प्राथमिक उपचार तो कम से कम उसका कर सकता है। फिर उसकी रुचि बढ़ती है। एक बार जब वो किसी कार्य को करेगा, उसको थोड़ा सा फायदा मिलेगा तो उसका इंटरेस्ट जागृत होता है कि यार ये तो अच्छा इजी है, मैं इसे कर सकता हूं। तो वो दूसरी बार जब होगा तो उसे इंस्टेंट पता चल जाएगा कि ये वही बीमारी है जो उस समय हुई थी। कम से कम प्राथमिक उपचार तो वो कर ही पाएगा। फिर उसका वो मूल्यांकन करता है कि कहाँ कहाँ मुझसे गलती हो रही है, कहाँ कहाँ मुझसे सही हो रहा है। जो सही है वो ठीक है, जो गलती है उसको वो एक बार करेगा 50% सही होगा, दूसरी बार करेगा तो 70%, फिर 80, फिर 90, ऐसे। तो धीरे धीरे उसका मूल्यांकन इस तरह वो बढ़ता जाएगा। फिर उसका परीक्षण करेगा वो, और फिर उससे ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इस प्रकार से उसे ग्रहण किया जाता है। तो कोई भी जानकारी आती है, कोई जानकारी दी तो फिर उसमें रुचि बढ़ती है। फिर अपन मूल्यांकन करते हैं कि किस ना मैंने इसमें सीखा है, कहाँ मुझ में कमियां है। फिर उसको अप्लाई करते हैं। परीक्षण मतलब अप्लाई करते हैं उसे, और फिर उसे क्या करते हैं? सबसे लास्ट में उसे ग्रहण करते हैं। तो ये होता है
ग्रहण करना। चले आगे, इसमें आपको सिर्फ ये 6 एलिमेंट्स याद रखने और ये 6 शरण तो आपको याद हो जाएंगे, आकर्षण, इच्छा, रुचि, संकल्प, कार्य और संतुष्टि। चले आगे, यह एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने विचार अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। ये मैंने बता दिया संसार के बारे में आपको। देखिए अब है अपना पशुपालन प्रचार शिक्षा। अभी तक तो क्या पढ़ा, प्रचार शिक्षा, जिसमें सब शामिल थे, कृषि के बारे में, किसी के भी अब पर्टिकुलर पशुपालन प्रचार शिक्षा है जो अपने टॉपिक है। तो पशुपालन प्रचार शिक्षा क्या है, देखिए इस शाखा में विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से किसानों को पशुपालन की आधुनिक तकनीक व कौशल का अध्ययन करवाकर उनके आर्थिक व सामाजिक वृद्धि की जाती है। तो क्या है, इजी में ऐसे लिख सकते हैं, पशुपालकों को आधुनिक तकनीक या फिर कौशल सिखाना। तो पशुपालकों को आधुनिक तकनीक या कौशल जो है वो सिखाना, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हो। क्या हो, आर्थिक लाभ हो, वही कहलाता है अपना पशुपालन प्रचार शिक्षा। तो ये इजी है, ऊपर वाले याद रख सकते हो, अपने को याद ऐसे रखना है। पशुपालन लगा हुआ प्रचार शिक्षा है, मतलब वह अनौपचारिक शिक्षा या वह शिक्षा जिसमें पशुपालकों को आधुनिक तकनीक, आधुनिक कौशल का ज्ञान करवाया जाता है। किस लिए करवाया जाता है, ताकि उसे फायदा हो सके। और फायदा कब होगा, जब वो पैसे कमाएगा, आर्थिक लाभ होगा उसे। तो पशुपालकों को इस प्रकार से उस टेक्नोलॉजी में विकसित करना जिससे वो नई नई तकनीक सीखे और उसको जो है वो आर्थिक लाभ मिल सके, चाहे वो दूध के रूप में हो, पशु के पालने के रूप में हो, कौन सा चारा उसे खिलाना है, किस प्रकार से दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करना है, इस सब का ज्ञान करवाता है पशुपालन प्रचार शिक्षा। तो देखिए इसके क्या उद्देश्य है, जब इसे शिक्षा देंगे तो इसके कुछ उद्देश्य भी होंगे। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स या उद्देश्य जो है, देखिए पशुपालक की वर्तमान व भविष्य स्थिति से अवगत करवाना, कि वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है और जब उसे शिक्षित किया गया तो फ्यूचर में जो है उसकी स्थिति कैसी रहेगी, मतलब क्या फायदे जो है वो अर्जित करेगा। तो ये इसके उद्देश्य है कि मतलब यहाँ पे जो है, मान लीजिए यहाँ पे वो 50,000 रुपए कमा रहा है 12 महीने के, तो यहाँ पर जो है भविष्य में वो 1 लाख कमाएगा अगर वो सही से जो है ये पशुपालन प्रचार शिक्षा ग्रहण कर लेगा। घाटा नहीं होगा, फायदा अगर नहीं होगा तो घाटा तो कम से कम नहीं होता। शिक्षा कैसी भी हो, मनुष्य को जो है शोधित करती है, उसे परिमार्जित करती है। कैसी भी शिक्षा हो तो फायदा अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा। आर्थिक नहीं होगा तो सामाजिक रूप से होगा, लेकिन फायदा जरूर होगा। पशुपालक को कम खर्च से अधिक लाभ का ज्ञान सिखाना। कम खर्च होगा और अधिक लाभ। लोग अनपढ़ होते हैं, उसको बोल देते हैं ये कर लीजिए आपको ये हो जाएगा, वो बेचारे अनपढ़ होते हैं, खरीद लाया कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो अगर वो थोड़ा सा जानकार होगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये 100 रुपए की चीज है, ये 50 की है, जो काम 50 में हो सकता है वो 100 किस लिए खर्च करे। तो उससे क्या होगा, कम खर्च में वो अधिक लाभ अर्जित कर पाएगा। कब कर पाएगा, जब उसे पशुपालन प्रचार शिक्षा के बारे में जानकारी होगी, उसे शिक्षित किया गया होगा। पशुपालन विकास उत्पादन प्रबंधन की नवीनतम तकनीक उसे ज्ञात होती। पुरानी तकनीक चले आ रही है कि 1 हेक्टेयर में जो है इतनी फसल हो रही है तो उतनी हो रही है, उसे मशीनों के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो जब उसे शिक्षित होगा, जानकारी मिलेगी, तो उसका उत्पादन बढ़ेगा, टाइम बचेगा उसका। जो एक काम 10 घंटे में हो रहा है वो 5 घंटे में होगा। तो शिक्षा के बारे में जागृत होता तो उसका तकनीकी का विकास होगा, तकनीकी का विकास होगा तो उसका आर्थिक लाभ भी अवश्य होगा। नवीनतम तकनीक की खामियों को पहचान कर संभव बनाना। नई नई टेक्नोलॉजी में भी फिर वो अगर पढ़ा लिखा होगा, उसको ज्ञान होगा, तो उसमें भी कमियां निकालेगा। ये कमी है यार, इस प्रकार से अगर ये हो जाए तो ये मजा आ जाए। अपन भी जब से बोलते हैं ना, कोई कार्य करते हैं कि काम तो ये ठीक था लेकिन थोड़ा सा इस प्रकार से किया होता तो अच्छा लगता। क्यों, क्योंकि अपने को थोड़ी सी जानकारी है, तो इनको भी नॉलेज होगा तो वो बात करेंगे। लेकिन नॉलेज ही नहीं है, इनको शिक्षा ही नहीं दी गई है, तो ये क्या करेंगे। इसीलिए इसका मेन उद्देश्य रखा गया है कि पशुपालकों को शिक्षित करना है अनौपचारिक रूप से। स्कूल तो ये आने से रहे, बोल दे कि आपको जो है 5,000 रुपए दिए जाएंगे स्कूल आना, तो भी ये नहीं आएंगे क्योंकि टाइम भी नहीं होता। तो इसीलिए अनौपचारिक है। जब भी आप फ्री हो, दिन में है तो दिन में, सुबह है तो सुबह, रात है तो रात, वीक संडे को है तो संडे को, अमावस है तो अमावस,
अनौपचारिक रूप से शिक्षा का इसमें उद्देश्य रखा गया, ताकि हर व्यक्ति जो है 15-20 मिनट आधे घंटा निकाल कर आ सके। नवीनतम तकनीकों को परिणाम का मूल्यांकन करना, फिर जो नवीनतम जो तकनीकी अपने यूज में ली है, नई मशीनें हैं, मशीनरी जो भी यूज में ली है, नए पशुओं के बारे में यूज में लिया है, तो उसका परिणाम कैसा रहा, फिर उसका मूल्यांकन करना कि फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर फायदा हो रहा है तो इसे कैरी ऑन करना है, जारी रखना है, अदरवाइज बोल देना भाई मुझे तो इससे फायदा नहीं हुआ, मेरे तो पहले वाली तकनीक सही थी। तो फिर ये क्या करेंगे, और संशोधन करेंगे और नई तकनीक लेके आएंगे, हो सका उससे फायदा मिल सके। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसमें आपको जो है मोटे रूप से ये डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी मूल्यांकन तो आप देखते ही वहां पर समझ जाओगे। वैसे इसका प्रश्न मेरे हिसाब से यहां से नहीं बनेगा। चले आगे देखिए, विस्तार शिक्षण की विधियां। विस्तार शिक्षण की विधियां, पशुपालन जो विस्तार है उसके शिक्षण की विधियां है। पहली विधि है साथियों, उपयोग और संपर्क की प्रकृति के अनुसार। उपयोग और संपर्क की प्रकृति के अनुसार जो विधियां हैं उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संपर्क। अब देखिए यहां पर है समूह संपर्क, यहां पे है सामूहिक संपर्क। सामूहिक जो संपर्क है यहां पर इसे सामुदायिक संपर्क भी मैं लिख सकता हूं। सामुदायिक संपर्क, ये दोनों नाम मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल जाकर मैं मिल रहा हूं, तो इसमें कितने व्यक्ति होंगे, 2 व्यक्ति होंगे कि मैं उससे पर्सनल मिलूंगा, व्यक्तिगत जाकर मिलूंगा। तो मैं हूं, मैं किसी से मिला, तो 2 व्यक्ति हुए, एक मैं और एक वो व्यक्ति हुआ। इसमें देखिए समूह संपर्क, समूह किससे बनता है, लोगों से बनता है। तो इसमें जो है व्यक्ति चाहिए 2 से लेकर 30 तक व्यक्ति चाहिए। इसमें कम से कम 2 समूह बनाएगा, तो 1 से तो बनने सर 2, 3, 4 से बनेगा, तो 2 से लेकर 30, और इसमें 30 से ज्यादा व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, 30 से ज्यादा, तब सामूहिक संपर्क या सामुदायिक संपर्क बनता है, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक, सामुदायिक संपर्क वैसे लिख रखता है 30 से ज्यादा व्यक्ति, 2 से 30 लिख रखता है, ठीक है। ये कम से कम 2 होता है, ठीक है, 2। इंडिविजुअल व्यक्तिगत, तो इसमें देखिए व्यक्तिगत जो संपर्क है वो कैसे करते हैं अपन, या तो खेत में या उसके घर का दौरा करेंगे, जिससे मिलना है उस व्यक्ति के खेत में जाएंगे या उसके घर में जाएंगे, तब जाकर उससे क्या होगा, व्यक्तिगत संपर्क होगा, हम पर्सनली उससे मिलेंगे। या फिर क्या होगा, पत्र लिखेंगे, वो भी पर्सनल, उसके नाम का एड्रेस, ताकि वो उसके घर में ही जाए तब वो पढ़े। ये व्यक्तिगत मिलना, वो बात उसे पता है और मुझे पता है, तीसरे किसी भी व्यक्ति को वो बात पता नहीं है। पर्सनल कन्वर्सेशन जिसे बोल सकते हैं। टेलीफोन कॉल कर सकते हैं पर्सनल, या फिर ऑफिस कॉल कर सकते हैं, अगर ऑफिस में लगे हुए तो किसी से बात करनी है तो ये भी बात कर सकते हैं, या फिर परिणाम प्रदर्शन के आधार पर उससे बात कर सकते हैं। जो परिणाम हुए, जो कार्य उसने संपादित किया, उसमें उसको फल कैसा मिला, ये बताने के लिए अपन उसे कॉल कर सकते हैं कि आपका जो है ये यूज कर रहे हो, इससे आपको ये फायदा हुआ है। तो ये पर्सनल होगा, इसमें कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, इसमें 2 से 30, और सामुदायिक या सामूहिक है उसमें 30 से ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। ये एक तो ये याद रखना है, ये संख्या याद रखनी है इंपोर्टेंट में, बाकी ये ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए संगोष्ठी होती है, पैनल होती है, चर्चा होती है, इसमें कम से कम 2 से 5 वक्ता होते हैं, पैनल में 2 से लेकर 8 वक्ता होते हैं, बोलने वाले। वक्ता मतलब होता है बोलना वाला, श्रोता मतलब होता है सुनने वाला। व्याख्यान होता है जिसे बोलकर करते हैं, भ्रमण के द्वारा भी समूह को जो है घूमकर दिखाया जाता है, इस प्रकार से भी शिक्षित किया जाता है। तो भ्रमण विधि भी होती है, अपन टीचिंग में भी पढ़ा था। विधि प्रदर्शन, बैठक के द्वारा भूमिका निभाना, कठपुतली शो दिखाकर, स्लाइड, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है, स्लाइड है, तो स्लाइड के द्वारा लोगों को जानकारी देना। पीपीटी सेट बनाना, जैसे सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम एक पीपीटी बनाते हैं जिसे पीडीएफ बोलते हैं। पीडीएफ के रूप में जो होती है, उस पीडीएफ तो नहीं बोल सकता, लेकिन पीडीएफ को जो है पीपीटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसको पीपीटी, फिर ये आती है स्लाइड, और फिर आता है स्कूल में जाकर भी जो है समूह संकर अपन कर सकते हैं। सम्मेलन में जाकर, स्कूल से यहाँ मतलब बच्चों से नहीं है, स्कूल में यहाँ मतलब है कि स्कूल में गए, उनके गार्जियन को वहां बिठाया और जो टॉपिक है उसके बारे में अपन समूह चर्चा कर सकते हैं। जैसे अपने एसएमसी की मीटिंग होती है, एसडीएमसी की मीटिंग होती है, तो वहां पर हो जाती है। कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई सेमिनार चल रहा है, कोई प्रशिक्षण शिविर है, या फिर फ्लैश कार्ड के द्वारा भी हम इन्हें जानकारी दे सकते हैं। फ्लैश कार्ड होते हैं बने हुए, उनको दिखाकर इनको जानकारी दे सकते हैं। ये सब जो है टॉपिक यहाँ पर रहते हैं समूह चर्चा में। फिर सामुदायिक या सामूहिक संपर्क, तो इसमें बुलेटिन के द्वारा जो न्यूज होती है ना, उसे बुलेटिन बोलते हैं। क्या है, न्यूज। पत्र के द्वारा पुस्तिका, फोल्डर, पैम्पलेट, समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, परिपत्र, मेले, पोस्टर, सिनेमा, फिल्म या नाटक और संगीत, ये है सामुदायिक
संपर्क, जिससे ज्यादा लोगों को अगर कुछ बात बतानी है तो इसका प्रयोग करेंगे। 30 लोगों को बात बतानी है 2 से 30 तो संपर्क, समूह संपर्क का प्रयोग करेंगे। और पर्सनली बात बतानी है तो व्यक्तिगत संपर्क का प्रयोग करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ वैसे है नहीं। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हैं। चले आगे। देखिए विस्तार शिक्षण की विधियां पढ़ रहे थे। पहली विधि अपन ने पढ़ ली, अब है दूसरी उपकरणों के आधार पर। कौन सी है? वो उपयोग के आधार पर, ये है उपकरणों के आधार पर। देखिए अर्थात प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित, दो प्रकार से इसे बांटा गया है। तो पहले है प्रक्षेपित, फिर अपन देखेंगे गैर प्रक्षेपित। देखिए तो प्रक्षेपित कौन सी होती है? प्रक्षेपित सहायक उपकरण यहाँ के मोटर व बिजली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऐसी विधि जिसको चलाने के लिए अपने को मोटर और बिजली की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं प्रक्षेपित सहायक उपकरण या फिर विधि। ठीक है। तो देखिए फिल्म प्रोजेक्टर को चलाने के लिए अपने को मोटर भी चाहिए, एक मोटर तो चाहिए, मशीन होती है, जो भी मशीन होती है वो मोटर है। और लाइट की भी जरूरत पड़ती है, बिना लाइट के ये नहीं चलेगा। स्लाइड प्रोजेक्टर जैसे अपन यूज कर रहे हैं, ये चल रहा है, ये भी लाइट से चलता है। अगर लाइट नहीं होगी तो ये बंद हो जाएगा, ये अपन को इन्वर्टर चलाना पड़ेगा, इन्वर्टर भी नहीं होगा तो फिर बंद। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है, जो एक तरह से ऐसे पर्दे के ऊपर डाला जाता है, बत्ती से बत्ती, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है प्रक्षेपित सहायक उपकरण, जिसमें मोटर और बिजली का द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये पूछ ले कि प्रक्षेपित सहायक उपकरण जो है वो किससे नियंत्रित होते हैं? तो मोटर व बिजली के द्वारा नियंत्रित होते हैं। या फिर ये पूछ ले कि फिल्म प्रोजेक्टर जो है वो किस प्रकार का उपकरण है? तो ये प्रक्षेपित सहायक उपकरण है। प्रोजेक्टर सहायक, ये ध्यान रखना है, सबके आगे प्रोजेक्टर लिखा हुआ, तो प्रोजेक्टर दिख जाए, प्रोजेक्टर दिख जाए, क्या दिख जाए? प्रोजेक्टर लिखा हुआ दिख जाए तो उसका सीधा सा लेके जाना है अपने को प्रक्षेपित सहायक उपकरण में। अब है गैर प्रक्षेपित उपकरण। यहाँ किसी भी मशीनरी की, किसी भी बिजली, किसी भी मोटर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए फ्लैश कार्ड है, कोई कार्ड है उस पर लिखा हुआ है, जैसे ग्राफ होता है, चार्ट होता है जो अपन बनाते हैं स्केच से, कोई फोल्डर है, कोई ब्लैक बोर्ड है, जैसे लिखने का जो स्कूल में बोर्ड होता है ब्लैक बोर्ड, तो इसमें किसी भी मोटर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होते हैं गैर प्रक्षेपित, ये होते हैं प्रक्षेपित। प्रक्षेपित वे होते हैं जिसको चलाने के लिए मशीन की, उसके अलावा मशीन के अलावा जो है बिजली की जरूरत पड़ती है। इसे चलाने के लिए किसी भी मशीन की, किसी बिजली की जरूरत नहीं होती है। ये फ्लैश कार्ड आ गए, चार्ट आ गए, मॉडल पे यहाँ पे, ठीक है, चार्ट, फोल्डर, मॉडल्स हो सकते हैं, मॉडल यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। और जिसमें प्रोजेक्टर लिखा है वो समझ जाना प्रक्षेपित उपकरण है। तो विस्तार शिक्षण की कितनी विधियां हैं? 3 है। एक वहां पर पढ़ी अपन ने, जिसमें इससे आगे पढ़ी वो, दूसरी है उपकरणों के अनुसार, और तीसरी है श्रव्य दृश्य सामग्री के अनुसार। तो तीनों विधियों को अपन देखेंगे। देखिए श्रव्य सामग्री जिसे सुन सकते हैं, दृश्य सामग्री जिसे देख सकते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स जिसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो श्रव्य सामग्री में तो क्या आएगा? जिसको केवल सुन सकते हैं। तो श्रव्य सामग्री में तो साथियों अपना आएगा जिसे सुन सकते हैं, रेडियो। क्या आएगा? रेडियो आएगा, टैप रिकॉर्डर आएगा। श्रव्य सामग्री। अब है दृश्य सामग्री जिसे देख सकते हैं। दृश्य सामग्री में क्या आएगा? दृश्य जो सामग्री है साथियों, इसमें आएगा अपना चार्ट आएगा, एक तो चार्ट आएगा, चार्ट पेपर आएगा, इसमें फ्लैश कार्ड आएगा, ठीक है, मॉडल देख सकते हैं, मॉडल आएगा इसमें। तो ये ऐसे सामग्री जिसे अपन देख सकते हैं और जिसे सुन सकते हैं वो श्रव्य। और दृश्य श्रव्य में क्या आएगा? दृश्य समय में आएगा साथियों टीवी आएगा, टेलीविजन आएगा, कंप्यूटर आएगा। क्या आएगा? कंप्यूटर आएगा इसमें। मोबाइल आ सकता है, मोबाइल आ सकता है इसमें, ठीक है, मोबाइल इसमें आ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो दोनों, देखिए टीवी अपन देखते हैं उसमें आवाज भी आती है और अपन देख भी सकते हैं। तो ये था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। चले आगे। यही था, क्लास थोड़ी सी आज बड़ी थी, टॉपिक वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, लेकिन एक प्रश्न भी बन जाए तो अपने क्या है, अपने पढ़ने में क्या है। कल इंपॉर्टेंट साथियों चैप्टर रहेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो।